हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब पर, लेकिन इसके पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरा YouTube चैनल खिड़की सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उसका नाम है आई समजून घेताना। मूलतः ये मराठी में है और इसके लेखक जो हैं उत्तम कांबले जी हैं। इस किताब में उत्तम कांबले माँ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम कांबले वरिष्ठ पत्रकार हैं। दलित विमर्श पर उनकी कई सारी किताबें हैं। तो इस किताब को उन्होंने जब वो 50 वर्ष के हो गए तब लिखना शुरू किया। अब तो वे प्रतिष्ठित पत्रकार हो चुके हैं, नासिक में रहते हैं। माँ उनके पास रहने आती है तो लेखक को उनकी जो बातें हैं, वो उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो सुनकर बड़ी चिढ़ होती है, खींच आती है और वो समझ नहीं पाते कि माँ ऐसा क्यों कहती है। जैसे लेखक अपने बेटे चावार के लिए 10 रुपए की चॉकलेट लेके आते हैं तो माँ कहती है, अरे तुझे याद नहीं, जब तू छोटा था हम लोग हाड़ तोड़ मेहनत करते थे और बमुश्किल हमें 4 या 5 रुपए मिलते थे और तू 10 रुपए की चॉकलेट ले आया। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती कि एक निवाले में वो 10 रुपए जो है वो खर्च होने वाले हैं। लेखक के घर जब उनके दोस्त आते हैं, वो 1.5 किलो मटन लेके आता है तो माँ कहती है कि 1.5 किलो मटन, वो बोलती है कि 1.5 किलो मटन खाने से आंतड़ियां जो हैं वो सोने की नहीं बन जाएंगी, तो ज्यादा खाने से पचाने में समय लगता है। इस तरह जब वो अपने बच्चे के लिए नई पैंट लेके आती हैं तब वो सोचती हैं कि इतनी महंगी पैंट, इतने में तो कितने सारे लोगों के तन ढक जाएंगे। माँ जो है वो लगातार अपने अतीत को इतना मतलब ठुसा हुआ है उनके अंतर्गत, इतनी वेदना है, इतने दुख झेले हैं, इतना अपमान झेला है, इतनी जी तोड़ मेहनत की है एक एक दाना जुटाने के लिए, कि वो बहुत इस तरह का ही कमेंट करती हैं, अक्सर तंज कसती हैं। जो लेखक को उस समय तो अच्छा नहीं लगता है, पर वो उसके पीछे की दर्द को समझता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है। अच्छा, जब वो माँ से पूछता है कि माँ तुम कैसी हो, या माँ तुमने खाना खाया, या माँ यदि बीमार है और वो उसका इलाज करवाना चाहता है, तो माँ के इस तरह के जवाब होते हैं, बड़े ही नकारात्मक। जैसे उन्होंने पूछा कि माँ खाना खा लिया क्या, तो बोलती है हाँ 2 रोटी डाल दी पेट में। तबीयत कैसी है, अब क्या है, मरने के दिन करीब है, चलो आपको तकलीफ है डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे तेरे बाबा तो बिना दवाई के मर गए, बिना इलाज के मर गए, और मैं क्यों इलाज कराऊं, मुझे क्या दवाई खिलाएगा। और ये तो अब ढांचा रह गया है, इस पे पैसे खर्च करने से अच्छा है तो उन पैसों से अपने गरीब भाई बहनों की मदद कर, अपने रिश्तेदारों की मदद कर, उनके काम आ जाए, ऐसा वो अक्सर कहती हैं। और लेखक चाहता है कि माँ ने इतने दुख झेले हैं, इतना संघर्ष किया है, अब उसके सुख के दिन आ गए हैं तो वो क्यों ना सुख भोगे। और माँ है कि वो वर्तमान ही नहीं संभाल पा रही हैं। यही लेखक को हर बार जो है कचोटता रहता है, लेखक एक कसमसाहट में रहता है।
उसे याद आते हैं वे दिन जो पढ़ के ही कैसा लगता है। आप लोग ने भी बचपन में या अभी भी मेले में बुढ़िया के बाल वाली मिठाई ज़रूर खाई होगी। वो मिठाई जो होती है वो मुंह में घुलते ही मुंह में मतलब जैसे ही डलती है घुल जाती है, मीठी मीठी। इस मिठाई के बच्चे जो हैं वो दीवाने होते हैं। तो ऐसे ही उत्तम जी भी बचपन में इस मिठाई के दीवाने थे। लेकिन जानते हैं इस मिठाई को पाने की क्या कीमत माँ चुकाती है। वो उनका पौष्टिक भोजन तो खैर सवाल ही नहीं उठता, तो उनके बाल झड़ते रहते हैं। वो उन बालों को एक जो किवाड़ की दरार रहती है उसमें खोसती जाती है, और जो मिठाई वाला आता है, मुंबई मिठाई जिसको वो कहते हैं, ये बुढ़िया के बाल, तो वो अपने झड़े हुए बाल को दे करके वो मिठाई खरीदती है। अब बाल मन क्या सोचता है कि माँ के थोड़े ज़्यादा ही बाल झड़ जाए ताकि हमें कुछ ज़्यादा मिठाई मिल जाए। और लेखक याद करता है वो क्या खाना खाते थे। दाल इतनी पतली होती थी कि दाल उसमें दिखती ही नहीं थी। इमली और गुड़ की, और रोटी भी एक रोटी होती थी, और इमली मिर्च की जो है गीली चटनी। और दाल तो ये बच्चे पी जाते थे माँ के हिस्से, बस वो मिर्च की चटनी और आधी रोटी ज्वार की आती थी। लेकिन कहानी जो है, ये जो आत्मकथा जो है, ये 2 हिस्से में है। तो जैसा कि मैंने बताया, लेखक वर्तमान में है, 50 वर्ष के हो चुके हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनका घर सभी सुविधाओं से लैस है। फ्रिज है, टीवी है, मिक्सी है, वैक्यूम क्लीनर है, सब कुछ है। तो माँ को कितना अटपटा लग रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा एक परछत्ती बरसाती में रहे हैं, सीलन भरे कमरे में रहे हैं, उनके पास बिस्तर भी नहीं है। तो वो सारे लोग, घर के 4 सदस्य हैं, वो माँ को सिखाना चाहते हैं कि ऐसे रहो, ऐसे ट्रे में पानी लाओ, ऐसे बात करो। एक दिन लेखक से फोन पर बात करते हुए माँ साहब संबोधित करती हैं। तो लेखक तो डर जाता है। वो कहता है, माँ मैं तेरा बेटा बनकर ही रहना चाहता हूँ, तो मुझे साहब क्यों कह रही है। और उस दिन से वो तय कर लेता है, संकल्प कर लेता है कि माँ जैसी है वैसी रहे, वो उसको बदलेगा नहीं। ये जो आधुनिकता की दौड़ में वो शामिल हो गया है, उसमें वो माँ के मूल बिहेवियर को, माँ के पहनावे को बदलना चाहता है कि माँ गाउन पहन ले, आराम मिलेगा, माँ अच्छी साड़ियाँ पहन ले। लेकिन उस दिन के बाद से ये छोड़ देता है। किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें माँ के संघर्ष की ओर, माँ का बचपन कैसा था, माँ की शादी कैसे हुई, माँ के पति कैसे थे, लेखक के पिता कैसे थे, बहनें कैसी हैं, भाई कैसे हैं, भाई के बच्चे किस हालत में है, वो है। और दूसरे हिस्से में मुझे एक चीज़ बहुत प्रभावित करी कि लेखक जो है माँ के नाम को लेकर के, माँ के नाम का अर्थ जानने के लिए शोध जैसा करता है। माँ का नाम है इलंदा, और इलंदा शब्द का अर्थ उसे समझ में नहीं आता है। वो कई प्रोफेसर से पूछता है, भाषा वैज्ञानिकों से पूछता है, फिर अंत में वो खोज पाता है कि इलंदा जो है वो कन्नड़ भाषा से आया है, और इसका अर्थ होता है जिस पर प्रेम न्योछावर किया जा सके। लेखक याद करता है कि वो माँ की गोद में बैठने के लिए, या जब वो 7वीं में प्रथम आया था, तो माँ के स्पर्श की उष्मा पाने के लिए कितना बेताब रहता है। वो मौसी की गोद में बैठता है तो सोचता है माँ की गोद और इससे कितनी अच्छी होगी, लेकिन वो पल उसको कभी हासिल नहीं होता है।
क्योंकि माँ तो हमेशा एक जद्दोजहद में लगी रहती है। माँ हमेशा उसको बड़ी कठोर लगती है। माँ मजदूरी करती थी, पूरे घर के हिस्से का जो काम होता था शारीरिक श्रम वाला, वो माँ ही करती थी। और उस माँ के पिता हमेशा गर्व से कहते थे कि मेरी बेटी तो 4-4 मजदूरों का भी काम कर सकती है। एक किताब है शरण कुमार लिम्बाले की, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इस किताब में वो लिखते हैं कि दलित स्त्री का जीवन त्याग, अपमान और श्रम के त्रिकोण पर टिका होता है। तो हर पृष्ठ दूसरे हिस्से का इसी बात को बार बार साबित करता है कि माँ किस तरह से संघर्ष करती थी। अच्छा, माँ को जो है वो अपने बेटे का राजनीति में जाना अच्छा नहीं है। बेटा उस पल को याद करता है, वो पल कैसा था जब अस्पृश्य समझे जाते थे जाने ये लोग, और इनकी कोई सुनता नहीं था। ये दूसरों के सवर्णों के दरवाजे में खड़े रहते थे कुछ मांगने के लिए। आज पूरा का पूरा गांव जो है उमड़ा पड़ा है उत्तम कामले को सुनने के लिए। तो माँ अगर सुने तो कैसा माँ को क्या गर्व महसूस नहीं होगा? लेकिन माँ हमेशा यही कहती कि मुझे ये पसंद नहीं, तो अपने घर का अंधेरा तो दूर नहीं कर सकता, और बाहर क्या ही है। माँ बार बार उससे एक दार्शनिक की तरह बात करती थी। वो माँ को बुद्ध के बहुत करीब पाता है, और जब उस कुछ समझ में नहीं आता उसको माँ के बारे में, तो वो बुद्ध की किताब पढ़ने लग जाता है। माँ का एक वाक्य उसको बार बार कौंधता है बचपन से ही, और इस रूपक को उन्होंने बड़े अच्छे से चित्रित भी किया है। माँ कहती थी कि गोबर के कीड़े के दिन भी फिरते हैं। उसे ये उम्मीद थी, उसे ये आशा थी, वो बड़े आशावादी थे। और ये इतना कसमसाता है बचपन में, ये जब बहुत संघर्ष करता रहता है, उस जीवन से मुक्त होना चाहता है पढ़ाई के जरिए। तो एक छोटा बच्चा सड़क पे चलते हुए गोबर पे लात मारता है और उसके कीड़े बिलबिलाते हुए मुक्त हो जाते हैं। इस तरह के भी रूपक या दृश्य इस आत्मकथा में है। हाँ, तो मैं कितना भी कहती जाऊं कम है। माँ जो है वो टकली बाड़ी एक स्थान है, वहाँ रहती है। वहाँ उसके घर भी है मामा का, जो उसने उसके भाई को दे दिया है। लेकिन माँ जो है अपनी ये इच्छा जाहिर करती है कि मैंने टकली बाड़ी में ही एक अलग एक प्लॉट लेके 10 बाई 12 का परछत्ती बना ली है, तो उसमें रहूंगी। लेखक परेशान होता है। दरअसल वो छुपाना चाहता है इस बात को कि माँ को टीबी हो गया है, लेकिन माँ इस बात को पहले से ही जानती है कि उसे टीबी है, और उसको इस बात का बहुत डर है कि यह बीमारी जो है उसके पोतों पर ना चली जाए। वो बहुत बच के रहती है, वो कभी खाना नहीं खाती है, जल्दी खा लेती है। वो अपनी थाली से जो हमेशा अपने बच्चे को, अपने पोते को छाती से चिपकाए रखती थी, दूर करती जाती है, दूर होती जाती है। और यह भी बताता है कि एक बीमारी को लेकर के कैसा डर जो है वो उसके मन में बैठा हुआ है। और एक जगह तो लेखक लिखते हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा। लेकिन मेरी माँ इन 5 तत्वों से अलग 6 भूत से मिलकर बनी हुई है। और वो 6वां भूत क्या है? वो 6वां भूत माँ। माँ जो है वो एक ऐसा भूत है, 6वां भूत, जो किसी के भी पकड़ाई में नहीं आ सकता। किताब खत्म होते होते हम देख रहे हैं ना, माँ पर से लेखक की पकड़ ढीली होती जा रही है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटती है। लेखक के भाई का बेटा चंदन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मारा जाता है, और माँ इतनी व्यथित होती है, इतना हाहाकार, इतनी पागल हो जाती है, और उसके अंदर इतना अपराध बोध और इतनी ग्लानि होती है कि मैं गांव छोड़कर यहाँ क्यों आ गई। नासिक, शायद मैं वहां रहती, ये शायद नहीं, उसको पक्का यकीन था मैं वहां रहती,
तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटती, मैं उसको बचा सकती थी। यहीं पे किताब समाप्त हो जाती है और मैं अंतिम हिस्सा इस किताब से आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, जिसमें उत्तम कामले जी कहते हैं, बार बार समझने की कोशिश करने के बावजूद माँ समझ में नहीं आ रही थी और इसीलिए यह पुस्तक भी समाप्त करने के यत्न पर भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। आखिरकार दोनों ही बातें मैंने उसी तरह छोड़ दी, अधूरी। सचमुच क्या उसे पूरा किया जा सकता है? दया पवार जी अपनी आत्मकथा में कहीं लिखती हैं, वो याद आ जाता है कि हमारा जीवन किसी रेखा की तरह सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है और टूटा फूटा है। यही कथन उत्तम कामले की इस आत्मकथा को लिखने की शैली पर लागू होता है। अस्तित्व की तलाश क्या होती है, अस्तित्व को पाना क्या होता है, अस्तित्व के लिए मरना क्या होता है, वो सब भी किताब कहती है। बहुत ही अद्भुत किताब है, पढ़ने लायक किताब है, अपने पास रखने लायक किताब है। माँ।